प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त लगेगा और फिर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाएगा। निःशुल्क कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो एकमात्र YouTube पर चलता है, अतः आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसकी डिटेल्स ना दें, डिटेल्स जो है वो कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करते हैं तो वो सशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के लिए रहता है, जो कि पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में किया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 68 कार्यक्रम हम बना चुके हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये 69 नंबर का कार्यक्रम है। 450 जन्म कुंडली का अध्ययन आज तक इस कार्यक्रम में हो चुका है और आज की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 451वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अगर आप लोग कार्यक्रम देखते हैं और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अब हम बिना विलंब की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली, जैसे कि मैंने बताया 451वें नंबर की कुंडली है, ये शिखा पांडे की है। तो शिखा जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 24 अप्रैल 1995, रात के 8:35 का जन्म है और लखनऊ उत्तर प्रदेश। शिखा जी, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि आपकी कुंभ बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड थ्रू समवन दैट आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी प्रॉब्लमैटिक मैरिड लाइफ, सो कैन यू प्लीज क्लैरिफाई थ्रू माई चार्ट। इनका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने इन्हें बताया कि इनकी जन्म कुंडली में जो दाम्पत्य जीवन है वो परेशानी वाला दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति शुक्र बन जाते हैं, जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में है, 9 अंश पर है, लेकिन तो नवमांश में वो नीच के फल, नवमांश में वो नीच राशि में चले गए हैं शुक्र आपकी कुंडली में। तो सप्तम पति का शनि के नक्षत्र में बैठना, पंचम भाव में पंचम पति की दृष्टि भी पड़ रही है। मुझे लगता है कि प्रेम विवाह की तरफ आपकी कुंडली इशारा कर रही है। और सप्तम भाव पर वैसे तो गुरु की दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली में। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो वह नवमांश में नीच के हैं, लेकिन बल है उनके पास, क्योंकि षडबल में बल है और षडबल में बल होने के चलते वो प्रभाव अपना देंगे। गुरु पर अगर देखते हैं तो शनि की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि तो ठीक है। लग्नपति नीच राशि में बैठे हैं, नवमांश में भी स्थिति लगभग यही है। देखिए, आपकी कुंडली में दाम्पत्य में परेशानी तो है, लेकिन जो आपने लिखा ना कि वेरी प्रॉब्लमैटिक, तो मैं वेरी प्रॉब्लमैटिक तो नहीं कहूंगा, यहां से वेरी शब्द हटा दूंगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो देखिए रहेंगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर जा रही है, लेकिन नवमांश कुंडली में जब आप जाकर के देखें तो गुरु पूरी तरह से पीड़ित है, नीच राशि में है। हालांकि वक्री हैं तो उच्च के समान फल देंगे, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं राहु के साथ में। अब गुरु का नवमांश कुंडली में नीच राशि में जाकर के बैठना, फलस्वरूप वो नीच का प्रभाव दे रहे हैं। और शुक्र जन्मांक में उच्च के दिख रहे हैं, लेकिन नवमांश में शुक्र भी नीच के। तो पति का कारक गुरु नीच का फल दे रहा है और दाम्पत्य का कारक शुक्र भी नीच का फल दे रहा है, और नवमांश में शुक्र पर राहु की दृष्टि का पड़ना। साथ ही साथ जन्मांक में भी देखा जाए तो शनि और सूर्य के मध्य, शनि और केतु के मध्य आपका शुक्र है, जो कि पाप कर्तरी योग है। तो प्रॉब्लम्स तो है मैरिड लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव, सप्तमेश और दाम्पत्य के कारक शुक्र पर पड़ रही है। गुरु 20 अंश पर है, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन ठीक है। 20 अंश पर लग्नगत है और गुरु में लग्न में गुरु को बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाता है जाकर के। तो सप्तम भाव को देखेंगे तो बचाने का काम करेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, प्रेम विवाह होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपका विवाह हो बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके ही आपका विवाह होना चाहिए। अगर आपका विवाह बिना जन्म कुंडली का मिलान किए होता है, बिना कंपैटिबिलिटी को मिलाए होता है, तो आपके दाम्पत्य में जो वेरी प्रॉब्लमेटिक शब्द है ये सटीक बैठेगा। लेकिन अगर कुंडली मिला करके आपकी शादी होती है
तो वहां प्रॉब्लम्स के साथ में दाम्पत्य चल सकता है, इस बात के योग से जन्म कुंडली में बने हुए हैं। चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा की युति विष योग, उस पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर में कलह की स्थिति तो रहने ही वाली है, इसलिए बकायदा कुंडली मिलाकर के आपकी शादी होनी चाहिए। जन्म लग्न और चंद्र लग्न से आप मांगलिक नहीं है तो ये तो एक प्लस पॉइंट आपको मिल ही गया, लेकिन फिर भी कुंडली मिलाकर के ही आपका विवाह हो तभी आपकी मैरिड लाइफ चल पाएगी। और अगली जन्म कुंडली है जयवर्धन राठौर की। तो जयवर्धन जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 11 जून 2001, रात के 12:40 हैं, झुंझुनू राजस्थान। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ में जन्म कुंडली को प्रिपेयर करते चलें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जयवर्धन जी, कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है, चल रही है आपको 7.5 और लग्नपति बैठे हैं चतुर्थ भाव में, चतुर्थपति बैठे जाकर के पराक्रम भाव में, पराक्रमपति बैठे हैं लाभ भाव में, लाभपति का स्वतः जाकर के सुख भाव में बैठना। ठीक है, राहु की दशा में केतु का अंतर अभी आपको है, आशा करता हूं स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। राहु में शुक्र आएंगे नवंबर के बाद। प्रश्न किया है आपने कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करनी चाहिए। देखिए 2001 का आपका जन्म है, 21 साल के आप हो चुके हैं। आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशमपति लाभ भाव में बैठे हैं मंगल, लेकिन 0 अंश पर है और धनु राशि तो बाल्यावस्था में है, लेकिन नवमांश में उनके पास में बल है। सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ में है, 25 डिग्री पर बैठे हुए हैं, वो भी बाल्यावस्था में है लेकिन दशम भाव को देख रहे हैं और नवमांश में स्वग्रही बैठे हैं। लग्नपति चतुर्थ में बैठ के लग्न को देख रहे हैं और चंद्रमा 12वें भाव में। देखिए इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग तो बनता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि अगर आप प्रयत्न करते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो विलंब के साथ में, परेशानियों के साथ में, स्ट्रगल के साथ में आप सरकारी नौकरी तो ले सकते हो, उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है। कारण पंचम भाव के अधिपति बुध पंचम भाव में बैठे हैं और सूर्य का बल है नवमांश कुंडली में, फलस्वरूप इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग तो बन रहा है। लेकिन चंद्रमा का जाकर के 12वें भाव में बैठना और तो और आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 चल रही है। अब कुंभ में भी शनि प्रवेश करेंगे तो आपको 7.5 की अंतिम ढैया तो चलेगी। चंद्रमा ऑलरेडी 12वें बैठे हैं, चंद्रमा का 12वें भाव में जाकर के बैठना मन बहुत अशांत हो जाता है, कंसंट्रेशन में परेशानियां होने लग जाती हैं। हालांकि आपके भाग्येश भाग्य भाव को देख रहे हैं जो कि मैं अच्छा समझ रहा हूं इस कुंडली में, और आप प्रयास अगर करते हैं तो राहु की दशा में शुक्र का अंतर, फिर सूर्य आएंगे नवंबर 2025 के बाद। तो शनि की दृष्टि लग्न पर है, प्रयत्न करें तो विलंब के साथ में सफलता मिलती है। तो नवंबर 25 के बाद में आज से 4-5 साल का वक्त आपको देना होगा। अगर आप इतना वक्त दे सके तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी में जाएं, अन्यथा आप प्राइवेट नौकरी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सोमवार से प्रारंभ करके रोज शिव जी के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दुग्ध, मिश्रित जल और काली तिल, इन तीनों का मिश्रण बना करके शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद साफ जल अर्पित करिए। ये आपके लिए उपाय है, इस उपाय को आप करिए। यमी टाउन नाम से रिंकी शर्मा की आईडी है, तो रिंकी जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 7 दिसंबर 1995, सुबह के 6:45, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। रिंकी जी वृश्चिक लग्न है, राशि आपकी वृषभ बनती है, तो जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि है तो ठीक है आपकी कुंडली के हिसाब से। मुझे सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं, विवाह कब होगा? हजारों दफे कहा कि प्रश्न एक ही लिया जाएगा, तो विवाह तो छोड़ देते हैं, सरकारी नौकरी को देखते हैं। सूर्य लग्न में बैठे हैं आपके दशमपति होकर के, और सूर्य चंद्रमा का आमने सामने होना, बुधादित्य योग आपके लग्न में है लेकिन बुध अष्टमपति होकर के लग्न में गए हैं। लग्नेश जाके द्वितीय भाव में द्वितीयेश के साथ हैं। शनि की दृष्टि सूर्य पर जा रही है। देखिए बिल्कुल आसान तो नहीं है सरकारी नौकरी, बहुत मुश्किल होगी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए। योग आपने पूछे, हाँ योग है और 2024 के बाद में योग है, तो दिक्कत होगी। लेकिन देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना इस बात की सूचना देता है। सूर्य आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग में भी लग्न में बैठे हैं, अष्टमपति भी जाकर के लग्न में बैठे हैं, तो संघर्ष तो लिखवा लिया है आपने क्योंकि अष्टमपति लग्न में हो गए हैं। लेकिन सूर्य पर जो शनि की दृष्टि जा रही है और लग्न पर भी जा रही है तो ये बहुत डिले कराती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये जो मैंने अक्सर देखा कि होते होते रह जाना, सारी वो हो गई आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या जो सारे फेजेस होते हैं एग्जामिनेशन के हो गए, एंड मोमेंट पे जाकर के आपका होते होते रह जाएगा। तो ये सूर्य पर शनि की दृष्टि का काम है।
पंचम का स्वामी द्वितीय में बैठा है, लग्नपति भी द्वितीय भाव में बैठे हैं पंचमेश के साथ में, तो पढ़ तो लोगे आप। चंद्रमा भी उच्च राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में और बुध की दृष्टि से दृष्ट भी है, तो पढ़ तो लोगे आप, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग्नेश नवमांश में जो नीच के हो गए हैं वो दिक्कत है। तो लग्नेश थोड़ा कमजोर है लेकिन भाग्य मजबूत है, तो भाग्य के सहारे तैयारी तो की जा सकती है। लेकिन वही जो मैंने बताया कि होते होते रह जाना, तो आप एक बैकअप प्लान लेकर के चलिए। एक प्राइवेट जॉब हो या एक छोटा मोटा व्यापार या जो भी आपका, कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर नहीं लगती है सरकारी नौकरी तो हम क्या करेंगे। तो वो एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप बैकअप प्लान लेकर के प्रिपरेशन अपनी करें तो मुझे लगता है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दशा प्रारंभ होगी जनवरी से और वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु की दशा लग जाए तो बहुत अच्छा है ये। तो मैं तो कहूंगा आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसी नहीं होगी कि आप लग्न में सूर्य बैठे हो, मंगल से प्रभावित आप हैं, राशि वृषभ है तो उसका प्रभाव आएगा, लेकिन लग्न में सूर्य है और वृश्चिक लग्न की कुंडली है, धैर्य है नहीं। आज आपने तैयारी करी तो आपको लगेगा कल जॉब लग जाए, तो वो तो संभव नहीं है। तो धैर्य होना चाहिए, धैर्य के बाद ही आपकी लगेगी जॉब, अगर लगेगी तो। और मुझे लगता है कि आपको एक बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहिए, फिर आप तैयारी करें, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि परेशानी का कारण तो बनेगी। शरद सिंह की आईडी से अगली जन्म कुंडली है नेहा सिंह की। तो नेहा जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 28 नवंबर 1996 दोपहर के 2:40 शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। मीन लग्न है आपका और मिथुन राशि है। इन्होंने पूछा है कि सर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, डाइवोर्स हो जाएगा क्या, और 2 विवाह के योग हैं। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, सप्तम पति तो नवम भाव में बैठे हैं, नवम पति षष्ठ में है और लग्नगत शनि। और अब आप समझ ही रहे होंगे कि लग्न में शनि का होना मीन लग्न की कुंडली में अच्छा तो नहीं है। और हाँ, दाम्पत्य में दिक्कत तो है, क्योंकि सप्तमस्थ राहु है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पे है नहीं। सप्तम पति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, षड्वल में अत्यंत कमजोर है, बाल्यावस्था में है। नवमांश कुंडली में सप्तमेश नीच राशि में बैठे हैं, और जो नवमांश कुंडली के सप्तमेश है वो भी नीच राशि में बैठे हैं। हाँ, ये द्विविवाह योग है और इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि बिना कुंडली मिलाए ही आपकी शादी हुई है। जितने भी पॉइंट्स जो दर्शक इस कुंडली को बनाए हुए हैं, देखिए हर एक पॉइंट में दिक्कत है। इस कुंडली में देखा जाए तो शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं, बैठे तो तुला राशि में है मूल त्रिकोण के होकर के, लेकिन पाप कर्तरी योग में है। और तो और नवमांश में वो शनि के घर में है। मैंने कहा था कि बताया था, काफी बार बताया है कि शुक्र शनि के घर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते जितना कि वो गुरु के घर में देते हैं। तो शुक्र पाप कर्तरी योग में दाम्पत्य कारक पीड़ित हुआ। सप्तम भाव में राहु है, शनि की दृष्टि पड़ रही तो सप्तम भाव पीड़ित हुआ। सप्तम भाव का अधिपति नवमांश में नीच राशि में बैठा है, यहाँ पे षड्बल में अत्यंत कमजोर, बाल्यावस्था में है, पीड़ित हुआ। और पति के कारक गुरु को देखा जाए तो वो बैठे तो हुए हैं दशम भाव में हंस नामक महापुरुष योग लगाते हुए, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है। नवमांश कुंडली में भी देखेंगे तो सप्तम पति नीच राशि में बैठे हैं, सप्तम भाव पर नवमांश में भी किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है और राहु की दृष्टि जा रही है। दाम्पत्य का कारक शुक्र नवमांश कुंडली में 12वें भाव में जाकर के बैठ गया, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। तो शनि की दशा में शुक्र का अंतर है, तो अगर स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं और बिना कुंडली मिलाए शादी हुई है तो डाइवोर्स होने की संभावनाएं तो सबसे ज्यादा हैं। ऊपर से देखा जाए तो शनि की ढैया भी आपको चल रही है। तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर बचाने का प्रयास कर सकें और प्रयास से बचाया जा सके तो बचाने की कोशिश करें। अब मीन लग्न में शनि की दशा अच्छी तो नहीं होती, तो बचाने का प्रयत्न करें। और अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं, वायलेंस की स्थिति तो नहीं है, क्या स्थिति है, रहना पॉसिबल हो पा रहा है, स्वयं का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, स्वयं का कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही। अगर नहीं पहुंच रही तो रहिए, ऐसा ही चलाइए, क्योंकि दाम्पत्य में कष्ट आपने लिखवाया हुआ है। लेकिन अगर स्वयं को क्षति पहुंच रही है इस रिश्ते की वजह से, तो अलगाव ही एक रास्ता है। 96 का आपका जन्म है, दोबारा अगर विवाह करें तो कुंडली मिला के करें। परेशानी तो रहेगी मैरिड लाइफ में, क्योंकि चलना होता तो पहला ही विवाह चल जाता ना। दूसरी भी करेंगे तो परेशानी तो रहेगी, लेकिन कुंडली मिला करके अगर करेंगे तो कुछ हद तक परेशानी कम होगी। कुंडली मिलान इज जस्ट अ टाइप ऑफ कंपैटिबिलिटी चेक। एक कंपैटिबिलिटी चेक होता है कि दो लोग, जो दो व्यक्ति हैं, वो आपस में कितना कंपैटिबल है, उन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य
कितना अच्छा बैठ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और जैसा भी है फिर भी उपाय मैं आपको बताता हूं। आप गुरुवार का व्रत करें और शुक्रवार के दिन कबूतरों को 3 प्रकार का अनाज मिला करके खाने को दिया करें। ये आपके लिए एक उपाय है जो कि आपको करना चाहिए। अगली जन्म कुंडली है पूर्वी साह की। तो पूर्वी जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 2 जनवरी 2004 जन्म समय है रात के 12:02। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कन्या लग्न है आपका, मेष राशि है। प्रश्न आपने पूछा है मेरे लिए कौन सी फील्ड सही है, नर्सिंग, यूपीएससी एग्जामिनेशन या बैंकिंग फील्ड। 2004 का आपका जन्म है, 18 की आपकी एज है। आपने बिल्कुल परफेक्ट समय पर परफेक्ट प्रश्न पूछा है। आपकी कुंडली में अगर सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं फील्ड कौन सी सही रहेगी, सबसे पहले षडबल देख लेता हूं मैं जाकर के। आपकी कुंडली में शुक्र षडबल में अत्यंत बलवान है और कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र जो कि योग कारक ग्रहों में से एक है, धनपति और भाग्यपति होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं 20 अंश पर, और नवमांश में कर्क राशि में चंद्रमा के ही साथ है। तो शुक्र बली हैं आपके, ठीक है। किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग के पास भी देखा जाए तो बुध चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, और नवमांश कुंडली में भी उनकी स्थिति ठीक है। तो बुध के पास में बल है और गुरु की दृष्टि से वो दृष्ट भी है, गुरु के घर में बैठ करके गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। तो लग्नपति बुध के पास में बल है, कन्या लग्न के आप है, तो बैंकिंग तो आपके लिए बनता है, आप आंख बंद करके बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। निसंदेह बुध पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं समझता मैं, क्योंकि ये कुंडली कन्या लग्न की है और जिसके घर में बुध बैठे हैं उन्हीं से दृष्ट हो जा रहे हैं। नवमांश में भी सेम स्थिति बन रही है। दूसरा आपने पूछा था नर्सिंग। नर्सिंग के लिए देखा जाए तो मंगल की स्थिति को देखना होता है। मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 15 अंश पर बैठे हैं और शनि के नक्षत्र में है, लेकिन नवमांश में वो स्वग्रही है। लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है, तो हम मेडिक जो नर्सिंग वाली लाइन है इसको सेकंड नंबर पर रखेंगे। बेस्ट आपके लिए बैंकिंग ही होना चाहिए। और थर्ड आपने यूपीएससी पूछा, तो यूपीएससी के लिए देखिए दशम में शनि है और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो सूर्य नीचा विलासी है, तो यूपीएससी की तरफ मत जाइए। यूपीएससी में तो दिक्कत है, बहुत आसानी से यूपीएससी में नहीं होने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि आप कन्या लग्न की हैं और आप बैंकिंग के लिए अगर अभी से प्रयास करें, 18 की आपकी एज है, 1-2 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और 2024 में आपको सूर्य की दशा लगेगी। और मुझे लगता है कि आपने अगर प्रयत्न कर लिया तो आप बैंकिंग के लिए जा सकते हैं। तो बैंकिंग या नर्सिंग फील्ड आप चूज कर लीजिए। मैं कहूंगा बैंकिंग ज्यादा अच्छा है, फिर सेकंड ऑप्शन पे आपका नर्सिंग आता है। हनुमान जी के मंदिर में आप हो सके तो रोज जाएं, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन जाकर के हनुमान चालीसा का 3 पाठ वहीं बैठकर करें और नित्य अपने घर पर भी हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की आरती करना, हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानते हुए हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। और ये जो भी पूजा पाठ मैंने बताई इनको करने से पहले गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः का 1 माला जाप अर्थात 108 बार कर लीजिएगा। तो ये आपकी कुंडली को पूरी तरह से बैलेंस करने वाला होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और अगर आपको इस कार्यक्रम से लाभ मिलता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि और भी लोगों का हित हो सके और ज्योतिष और भी लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो दर्शक अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क कार्यक्रम में कराना चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स जो कि मैंने शुरू में बताई वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।